ब्रेकिंग न्यूज। इटली की मुसीबत यहीं खत्म होती नहीं दिख रही, क्योंकि दक्षिण में ज्वालामुखी फटा है तो उत्तरी इटली में बाढ़ की वजह से कई इलाके डूब चुके हैं। हालांकि लोगों को निकालने के लिए वहां रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। बाढ़ के पानी में डूबे उत्तरी इटली के अलग अलग इलाकों में राहत बचाव की टीमें दिन रात रेस्क्यू में जुटी हैं, जिसका वीडियो इटली के कोस्ट गार्ड की टीम ने जारी किया, जिसमें कोस्ट गार्ड के जवान एक घर के अंदर फंसे एक बुजुर्ग को नाव पर बैठाकर निकालते दिखे। पिछले हफ्ते हुई मूसलाधार बारिश के बाद उत्तरी इटली की छोटी बड़ी 24 नदियां अब भी उफान पर हैं। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि तालिबान ने अफगानिस्तान में शादी के लिए दुल्हनों की कीमतें तय कर दी हैं, जबकि तालिबान के सुप्रीम कमांडर हिबातुल्लाह अखुंजादा ने जबरन शादी रोकने और महिलाओं को संपत्ति नहीं समझने के लिए आदेश तक जारी किया था। लेकिन खुफिया एजेंसियों का दावा है कि हिबातुल्लाह अखुंजादा के बीमार पड़ते ही तालिबान के बड़े अधिकारी बेलगाम हो गए। उन्होंने न सिर्फ अखुंजादा के आदेश को मानने से इनकार कर दिया, बल्कि अफगानिस्तान में दुल्हन की कीमत तय कर ट्विटर पर उसे जारी भी कर दिया, जिसके तहत कुंवारी लड़की से शादी करने के बदले 4 लाख अफगानी देने होंगे, जबकि विधवा से शादी करने वाले को 2 लाख और दूसरी पत्नी के लिए 6 लाख अफगानी चुकाने होंगे। इसके अलावा ऐसा कोई आदमी जिसकी पहली पत्नी मर गई हो और वो कुंवारी लड़की से शादी करना चाहता हो तो इसके लिए उसे 5 लाख अफगानी देने पड़ेंगे। उधर WHO और यूनिसेफ जैसी संयुक्त राष्ट्र की कुछ एजेंसियों की एक साझा रिपोर्ट में दावा किया गया कि क्लाइमेट चेंज का प्रेगनेंसी और नवजात पर बहुत खतरनाक असर पड़ रहा है, और इसमें भी सबसे ज्यादा खमियाजा निम्न या मध्यम आय वाले देश भुगत रहे हैं, क्योंकि दुनिया में वायु प्रदूषण की वजह से 9 महीने से पहले जन्मे जो बच्चे दम तोड़ते हैं उनमें 91% इन देशों के ही हैं। रिपोर्ट में बच्चे के प्रेगनेंसी के 9 महीनों से पहले जन्म के पीछे भी क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा खतरा बताया गया। कहा गया कि तेज गर्मी, सूखा और वायु प्रदूषण के कारण बच्चे के पहले पैदा होने की आशंका बढ़ जाती है। इधर हेलमंद नदी के पानी के लिए अब ईरान के एक सांसद ने तालिबान को धमकी दे डाली। हेलमंद नदी अफगानिस्तान से ईरान जाती है और एक संधि के तहत अफगानिस्तान को ईरान को नदी का कुछ पानी देना होता है, लेकिन तालिबान अफगानिस्तान में सूखे का रोना रोकर ईरान को पानी नहीं दे रहे, और ईरान का कहना है कि उसके यहाँ भी सूखा पड़ा है, इसलिए ईरान के सांसद तालिबान पर फट पड़े। उन्होंने भी अपनी सरकार से कह दिया कि अगर ईरान को हेलमंद नदी का अपने हिस्से का पानी नहीं मिलता तो ईरान भी अपने यहाँ रह रहे अफगानिस्तान के 7 लाख लोगों को बेदखल कर दे। हेलमंद नदी के पानी के लिए ईरान और तालिबान में ठनी हुई है। बीते एक हफ्ते से ईरान एक के बाद एक तालिबान को चेतावनी दिए जा रहा है। इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया था कि ईरान अपने हिस्से का पानी नहीं छोड़ने वाला और तालिबान उनकी चेतावनी को गंभीरता से लें। इस बीच ईरान की अकड़ निकालने के लिए EU यानी यूरोपियन यूनियन ने उसके अधिकारियों और संगठनों पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान और यूरोप की वैसे ही नहीं बनती, लेकिन पिछले साल जब ईरान ने अपने यहाँ सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कुचला तो यूरोपियन यूनियन ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए, और उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए यूरोपियन यूनियन ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगा डाले। ईरान में पिछले साल हिजाब के खिलाफ शुरू हुए प्रदर्शनों ने सरकार से बगावत की शक्ल ले ली थी। उन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए ईरान सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार चुका है। लोगों को आवाज उठाने की सजा देने में शामिल ईरान के अधिकारियों और संगठनों पर नकेल कसने के लिए यूरोपियन यूनियन ने उन पर प्रतिबंध लगा दिए। उधर स्विट्जरलैंड के ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करने पर ईरान बुरी तरह भड़क गया और उसके विदेश मंत्रालय ने स्विट्जरलैंड के राजदूत को समन्स जारी कर दी। ईरान में पिछले साल सितंबर में महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस कस्टडी में मौत के बाद से कोहराम मचा है, और बताया गया कि ईरान में स्विट्जरलैंड के दूतावास के ट्विटर अकाउंट ने भी उसी महसा अमीनी की तस्वीर ट्वीट कर दी। फिर क्या था, इस बात पर ईरान बुरी तरह तमतमा गया। उसने स्विट्जरलैंड के राजदूत को तलब कर लिया। तेहरान में हिजाब ठीक से न पहनने की वजह से वहां की मोरालिटी पुलिस ने महसा अमीनी को गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। उसी के बाद से ईरान सुलग रहा है, मगर ईरान पहले दिन से कहता आ रहा है कि उसके यहाँ सुलगे विरोध प्रदर्शनों के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है, इसलिए उसने स्विट्जरलैंड के सामने भी विरोध जताया। इस बीच इजरायल ने चरमपंथी संगठन हमास से अपने तेल अवीव शहर में हुए हमले का बदला लेने का दावा किया। मार्च में तेल अवीव शहर में फिलिस्तीन के एक लड़के ने लोगों पर फायरिंग कर दी थी। बाद में पता चला था कि वो हमास से जुड़ा हुआ था, इसलिए इजरायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बने हमास के उस लड़ाके के मकान को धमाका करके उड़ा दिया। धमाका भी ऐसा जिससे सिर्फ फिलिस्तीन के उस हमलावर का घर ही मिट्टी में मिले, उसके आसपास की इमारतों पर खरोंच तक न आए। मकान को ढहाने से पहले इजरायल के सैनिक खुद उसकी दीवारों पर छेद करके उनमें बारूद भरते नजर आए। उधर इजरायल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में ईरान की कुद्स फोर्स और ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से जुड़े 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। इजरायल की मीडिया ने बताया कि इन लोगों के पास से हथियार और विस्फोटक भी मिले हैं।
जिनके बारे में इजरायल को शक है कि वो ईरान के इशारे पर उसके यहाँ आतंकी हमला करने की फिराक में थे। बताया गया कि इजरायल के सुरक्षा बल ने पूरे वेस्ट बैंक में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां उन 11 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। इजरायल के मीडिया ने दावा किया कि गिरफ्तारी से पहले उन लोगों ने सैनिकों पर बम फेंके और फायरिंग की, जिसके बाद इजरायल के सुरक्षा बल ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से हथियार, गोला बारूद और पैसे बरामद हुए। असल में एक दिन पहले ही वेस्ट बैंक में एक महिला पर हमला हुआ था, जिसके बाद पूरे वेस्ट बैंक में सुरक्षा बल ने छापेमारी की। इस बीच इजरायल ने ईरान के ठिकानों पर हमले का दावा किया। इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना ने सीरिया में बने ईरान के ठिकानों पर बम बरसा दिए और उन्हें तबाह कर दिया। इजरायल ने यह दावा ऐसे वक्त में किया जब एक दिन पहले ही ईरान ने इजरायल के जासूसों को गिरफ्तार करने की बात कही। अब इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना ने पिछले 1 साल में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया और सीरिया में बने ईरान के खुफिया ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही आरोप लगाया कि ईरान का मकसद हिंद महासागर, लाल सागर और भूमध्य सागर तक विस्तार करना है, जिसके लिए उसने अपने जहाजों को ड्रोन, मिसाइल और हथियारों से लैस कर दिया, जिससे समंदर में इजरायल के लिए खतरा पैदा किया जा सके। हालांकि इजरायल का दावा है कि उसने ईरान के इस प्लान पर पानी फेर दिया। उधर पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इजरायल ने यरूशलेम में युवाओं को बसाने का प्लान तैयार कर लिया, जिसके तहत 18 से 35 साल के युवाओं को इजरायल की सरकार रोजगार देने और घर बनाने में मदद करेगी, क्योंकि इजरायल चाहता है कि यरूशलेम में ज्यादा से ज्यादा आबादी यहूदियों की हो, जिससे वो वहां और ज्यादा मजबूत हो सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इजरायल का मानना है कि यहूदियों की जनसंख्या बढ़ने से यरूशलेम का विकास होगा। वहां की सरकार ने लोगों को यरूशलेम में घर बनाने और काम शुरू करने के लिए मदद देने का फैसला किया, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के बाद 18,000 से ज्यादा यहूदियों ने यरूशलेम में बसने का फैसला किया। इनमें आधे से ज्यादा 18 से 35 साल के बीच के युवा थे, लेकिन इनमें करीब 30% लोग वहां से पलायन कर गए। इसी रिपोर्ट ने इजरायल की सरकार की चिंता बढ़ा दी, जिसके बाद अब यरूशलेम में यहूदी युवाओं को बसाने का नया प्लान बनाया गया। इधर यूपी के बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भड़क गए। उन्होंने उन पर हमला बोलते हुए यह दावा किया कि हिंदुस्तान आने वाले सैकड़ों साल में भी हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। कुछ रोज पहले धीरेन्द्र शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का बयान दिया था, जिस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात नाम के संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी भड़क गए। उन्होंने हमला बोलते हुए दावा किया कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का धीरेन्द्र शास्त्री का सपना अधूरा रह जाएगा। आज से लेकर 500 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को बैन करने की बात पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी। हम इन भाई साहब को जानते नहीं, वाहियात बातों पर नहीं चला। इस मुद्दे पर एक रोज पहले ही ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने धीरेन्द्र शास्त्री पर बैन लगाने की मांग की थी। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा की फर्जी अश्लील तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वहां खलबली मच गई। हालांकि दक्षिण अफ्रीका में पोर्नोग्राफी अपराध नहीं है, जबकि पॉर्न तस्वीरों और अश्लील वीडियो को फैलाने पर वहां पाबंदी है। लेकिन कुछ रोज पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के चेहरे वाली कुछ अश्लील तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो गईं, जिससे पूरे देश में हड़कंप मच गया। राष्ट्रपति के अलावा वहां के एक मंत्री और उनकी पत्नी के चेहरे वाली तस्वीरें भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई गईं। हालांकि पुलिस ने जांच के बाद अश्लील तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने और पुलिस अधिकारियों के बीच फैलाने के आरोप में 34 साल के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया।